स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन एड, ये एक ब्लेसिंग है या एक कर्स है, तो इसे समझते हैं। ये अभी बहुत न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीज़ कर दिया है। तो इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जैसे मैंने टैरिफ पे डिटेल वीडियो बनाया और थैंकफुली एटलीस्ट कुछ लोग को समझ में आ गया। टैरिफ एक औज़ार है, अच्छे से यूज़ करते हैं तो बल्ले-बल्ले होता है, नहीं करते हैं नुकसान हो जाता है। वैसे ही एड भी उसी कैटेगरी में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। तो ये है क्या जिसे हम लोग बोलते हैं एड, ये किस कैटेगरी में आता है? ये समझिए जब भी टफ टाइम होता है। अब टफ टाइम 2 तरीके का होता है। पहला टाइम होता है जो मैन मेड है, जैसे कि आपका देश है उसमें लोग फूँक लिए और वो आपका जो आर्थिक प्लानिंग है यानी कि जो बजट है उसमें ऐसा डाल दिए कि देश तबाह हो गया, वो अलग बात है। वो हो गया मैन मेड कैटास्ट्रोफी। दूसरा आपने वॉर स्टार्ट कर दिया, वो हो गया मैन मेड कैटास्ट्रोफी। तो वो एक कैटेगरी होता है कि इंसान का किया हुआ कोई चीज़ से तबाही आ गई। दूसरा नेचुरल, जैसे कि डिज़ास्टर होना, अर्थक्वेक होना, सुनामी होना, टॉर्नेडो आना, साइक्लोन आना, हरिकेन आना, ये सब हो गया आपका नेचुरल। तो थोड़े से मैन मेड डिज़ास्टर बहुत सीरियस हो जाते हैं, थोड़े से नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो सारे सिनेरियो में जब आपका डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर देश का एक लिमिट होता है कि वो कितना डैमेज एक शॉट में बर्दाश्त कर सकता है। और मतलब कोई भी डैमेज को अगर आप एक्सपैंड कर देते कि ठीक है, 5 लाख लोग को आपको सँभालना है, 5 लाख लोग को 10 साल में सँभालना है, कोई टेंशन ही नहीं है। 5 साल में भी सँभालना है, कोई टेंशन नहीं है। 5 लाख लोग को 1 महीने के अंदर सँभालो, इसको तुरंत घर दो, तुरंत उनको खाने-पीने का जुगाड़ करो, तुरंत उनका हेल्थ केयर करो, बोल जाएँगे, अच्छे-अच्छे कंट्री बोल जाएँगे। तो यही समझना बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ास्टर जो है ऐसा कोई बात नहीं कि उसे कोई मैनेज नहीं कर सकता। बात है वो इतना शॉकिंग, इतना टाइट ड्यूरेशन में होता है कि बैंड बज जाता है। तो वही समझिए। अब रहा बात कि इसमें दुनिया के जितने देश हैं यानी कि पूरे 200 देश के आस-पास ऑलमोस्ट सब इसमें थोड़ा-थोड़ा हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके का वर्डिंग आपको मिलेगा, उसमें होगा बेल आउट करना, दूसरा होगा हेल्प करना। दोनों का मतलब अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा बेल आउट करना है। ट्रेजेडी से आप बचा रहे हैं जैसे कि मान लीजिए ये तुर्की में बहुत गंदा अर्थक्वेक आ जाता है, वहाँ को हम लोग कहेंगे हेल्प आउट करना। लेकिन वहीं श्रीलंका को अगर हेल्प कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा बेल आउट करना क्योंकि फूँक के उन्होंने पैसा जला दिया। तो वो सारे इसीलिए आपको ये 2 वर्ड आपको सुनने को मिल सकता है। और ये समझिए कि जो भी पॉसिबल है चाहे रिसोर्स में, चाहे पैसे में, और ये कई बार लिमिटेड नहीं होता है कि सिर्फ़ पैसा दिया जाए, यहाँ से पैसा उठा के दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। कई बार समझदार लोग रिसोर्स देते हैं, जैसे कि अगर इंडियन आर्मी के पास बुद्धि है और इंडियन मतलब ट्रेज़री के पास और हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास बुद्धि है, तो सीधे बोलेंगे भैया पैसा मत भेजो, आदमी भेजो। जहाँ जिस देश की आबादी कम है, उन्हें आदमी ज़्यादा चाहिए होता है, ना कि उन्हें पैसा चाहिए होता है। वहाँ पे आप आदमी भेजो, वहाँ सोल्जर्स को भेजो जिनकी ट्रेनिंग होती है, जो सँभाल सकते हैं डिज़ास्टर रिलीफ़ में। देश का भी भला होता है क्योंकि सोल्जर्स बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं। हर सोल्जर आपको बताएगा ट्रेनिंग है, बल्ले-बल्ले, ट्रेनिंग नहीं है, भगवान भरोसे। तो उनको भी ट्रेनिंग मिल जाती है, रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस का, और देश का भी भला होता है। तो आपके पास बहुत सारे एसेट हैं। मैन पावर आप दे सकते हैं, रिसोर्सेज़ दे सकते हैं, जैसे गेहूँ हो जाए, चावल हो जाए, चीनी हो जाए, मतलब रिसोर्सेज़ में आएँगे, मैन पावर आएँगे, और गारंटीज़ भी कई बार दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 2-3 देश का लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसके बीच में कोई फ्री का देश पिट जा रहा है, तो वहाँ पे बड़े देश आके, ये जनरली अमेरिका करता है या ये समझ लीजिए ईयू करता है क्योंकि उन्हीं लोग के पास उतना बड़ा मतलब औजार है कि रख के सँभाल लेते हैं कि सर हम यहाँ नो फ्लाई ज़ोन डिक्लेयर कर दिए, ज़्यादा उछलिए मत। क्योंकि वो थोड़ा पावर वाली बात होती है, या अगर कोई बहुत बड़ा पावर है और दो छोटे लोग लड़ रहे हैं तो वो बोल देगा देखो अपने अंदर लड़ो, अगल-बगल मत फैलाओ। तो वो गारंटी भी कई बार दिया जाता है एज़ ए एसेट कि ठीक है सर, आपको हम पैसा नहीं देंगे लेकिन आपके लिए हम गारंटी देंगे। उसका मतलब होता है जनरली यूएन से सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करना, या अपने देश की आर्मी को थोड़ा-सा बोलना कि भैया आप यहाँ जाके थोड़ा देखो, थोड़ा दबाव बनाए रहना चाहिए। तो ये सारे चीज़ में आता है। अब रहा बात कि ये सबको अचीव करने के लिए, क्योंकि पैसे की बात हो रही है, अचीव करने के लिए फंड्स बनाए जाते हैं। और ये फंड्स कई बार होता है कि कंट्री अपने जीडीपी के हिसाब से देता है। तो यानी कि जो कंट्री अमीर है वो काफ़ी बड़ा हिस्सा देता है, जो कंट्री गरीब है वो छोटा हिस्सा देता है। और कई बार देश डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया और भूटान के बीच में हमारा इतना अच्छा भाईचारा है कि भूटान में कुछ होगा तो लंबे रास्ते से नहीं जाएँगे, इंडिया सीधा सँभाल लेगा। नेपाल में है कि कुछ हुआ, सीधे सँभाल लेंगे। तो ये सब समझिए कि ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फंड्स के मामले में बहुत सारे फंड बनाए गए हैं दुनिया में, एक फंड नहीं है, बहुत सारा है। जैसे कि एक फंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो मैंने थंबनेल में डाला है वो वही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हर देश उसमें पैसा डालता है और वही लोन देते हैं जब तबाही मच जाता है रिकवरी करने के लिए। वो जनरली बेल आउट का काम उन्हीं का होता है कि मतलब इन्फ्लेशन आप नहीं सँभाल पाए, आप भावनाओं में बह गए, आपने देश को बाहर डाला, तो वो सबको सँभालने के लिए आईएमएफ का इस्तेमाल होता है। फिर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये लोग जनरली अनाज-वनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं और फंडिंग से मतलब
मतलब ये कोशिश करते हैं कि अनाज-वनाज दिया जाए और ये फंडिंग इंटरनली मैनेज करते हैं क्योंकि अनाज का दाम फ्लोटिंग होता है, तो पैसा ये सबका कलेक्ट करके रखे रहेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ा धड़-धड़ा के वो फ्री मार्केट से अनाज लेके वो कर देंगे और ऐसा बहुत सारा हो रहा है। एक है सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड अ, वर्ल्ड बैंक का है ये। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, मैं तो यहाँ 3 ठो कॉमनली जो सुनने को आपको मिलेगा वो बता रहा हूँ। बहुत सारे और फंड्स भी हैं और कई बार देश डायरेक्ट भी करता है, जिस कि अमेरिका बहुत पॉपुलर है इस बात में और एक ज़माने में यूके भी ऐसा करता था, लेकिन उसका अभी हालत इतना ख़राब है कि वो माँगने पे आ गए। तो और रहा जापान भी काफ़ी करता है, मतलब कि जनरली अपने आस-पड़ोस के देशों में जनरली यही रहता है कि सर डायरेक्ट बात करो, ये लंबे रास्ते से मत आओ। लेकिन पूरी दुनिया मिल-जुल के थोड़ा-थोड़ा पैसा डालते रहती है हर समय, हर साल पैसा जाता है ये सब में। और ऐसा समझिए बहुत सारे और हैं, ये हम लोग का समझिए सेफगार्ड के तौर पे किया जाता है। एक तौर से इंश्योरेंस पॉलिसी है कंट्री के लिए क्योंकि वो एलआईसी आपका नहीं कंट्रोल करने वाला है। तो ये होता है एड, फॉरेन एड जो आप सुनते हैं या रिलीफ एड सुनते हैं, एड जब भी आप सुन रहे हैं, बेल आउट सुन रहे हैं, हेल्प सुन रहे हैं, वो सब यही कैटेगरी का मिक्सचर होगा। अब रहा बात कि आपके दिमाग में आ रहा है भैया ये कर क्यों रहे हैं? दुनिया में दूसरों का प्रॉब्लम है, हज़ारों प्रॉब्लम है, तो उसमें हम क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? ये काफ़ी लोगों को आता है। तो ये समझिए एक सौर का इसे कहा जाता है म्यूचुअल बेनिफिट एंड सिक्योरिटी। जैसे कि अगर आप समझ लीजिए नेपाल में तबाही मच जाती है, ठीक है? कुछ भी होता है, नेचुरल डिज़ास्टर मान लेते हैं, कोई इसमें मैलिस नहीं था, किसी ने तांडव नहीं किया, लेकिन वहाँ तबाही मच जाता है, गंदा अर्थक्वेक आता है, गंदा वाला और इंडिया तुरंत उस पे नहीं ये करता है कि ठीक है सर हम आपको भेज रहे हैं रिलीफ फंड्स भेज रहे हैं, हम आपको रिसोर्सेज भेज रहे हैं, हम मैन पावर दे रहे हैं, हम आपको संभालते हैं। उस टाइम में चाइना डप्पा आराम से मार लेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री पूरे प्लेनेट में यानी कि पूरे लगभग 200 के 200 इंटीग्रेटेड हैं ट्रेड में और ट्रेड में आपको ये समझना था भले आप डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप अफेक्ट तब भी होंगे। जैसे कि इंडिया में अनाज का दाम रशिया यूक्रेन वॉर से क्यों बढ़ गया? क्योंकि अनाज जो है फ्री फ्लोटिंग कमोडिटी है, यानी कि वो सब लोग एक पोथा में डालते हैं, वो पोथा से लोग बाकी सारे देश खरीदते हैं, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे देश दबा के खरीदते हैं। अब रहा बात कि उसमें 3-4 बड़े-बड़े सप्लायर है, इंडिया सप्लायर है, यूक्रेन सप्लायर, रशिया सप्लायर है। रशिया यूक्रेन बूम-बूम कर गया, सप्लाई कम हो गए, डिमांड वहीं का वहीं रह गया, दाम बढ़ गया। अब इंडियन सेलर्स के पास आ जाता है कि सर इंडियन मार्केट में डालें या बाहर डालें? अब कंपटीशन बढ़ गया, देखते-देखते सर हमारा दाम क्यों बढ़ रहा है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया, कहीं पे भी कुछ होगा, आप बोलिए ये कोई रिपब्लिक ऑफ कांगो में कुछ हुलुलुलु हो रहा है, आपका खाना महँगा हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सब दुनिया को समझ में आ चुका है कि जब तक हम लोग मिल-बाँट के हैं, तभी तक रोग आके चल पा रहे हैं। अगर सब ये हम अकेले सब सँभाल लेंगे, फ्री के मारे जाएँगे। फ्री के, दाएँ-बाएँ भी नहीं, फ्री के मारे जाएँगे। तो ये समझ आया, चाहे वो आपका ट्रेड से जुड़ा हो, चाहे ट्रीटी से जुड़ा हो। बहुत सारे देशों में छोटे देश का क्या वैल्यू है, जैसे भूटान हो जाए ये बांग्लादेश हो जाए, बहुत सारे ट्रीटी हैं जिसको आप उप्स नहीं कर सकते, ट्रोल नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, बहुत सीरियस चीज़ है। तो वो सब है। बॉर्डर उसके बारे में बात ही करें और डिज़ीज़, जैसे कि डिज़ीज़ इतना सीरियस चीज़ है, जैसे पोलियो के टाइम में जितने भी अमीर देश थे, दबा के पैसा खर्च किए कि भैया पोलियो हटाओ। अब रहा बात कि उसमें इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? अपने देश में मिटा लो, खुश रहो। बात है कि अगर बीमारी दूसरे देश में फैल रहा है, आपने अपना बॉर्डर सिक्योर कर लिया, ठीक है? आपने एकदम एब्सोल्यूट सबको ये कर दिया, ये मतलब वैक्सीनेशन दे दिया, कर दिया। डिज़ीज़ म्यूटेट करता है और अगर उसे सालों मिल जाता है म्यूटेट होने का, आपका पूरा वैक्सीनेशन फेल हो सकता है। इसीलिए वो रिस्क कोई नहीं लेता है। कुछ-कुछ चीज़ में सर अपना ईगो अपने पास रखो, मिल-बाँट के काम करो, नहीं तो आप भी डूबोगे, हम भी डूबेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं कि दूसरे में क्यों इंटरफियर कर रहे हो, क्योंकि वो दूसरा नहीं, वो आपका ही, बस लंबा रास्ता लंबा है। जैसे बोले ना रशिया यूक्रेन बूम-बूम करेंगे, आपका चावल महँगा होगा, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। वही वाली बात है। और फिर माइग्रेंट इन्फ्लक्स का भी एक समस्या है, जैसे कि म्यांमार में हो जाए तो इंडिया को क्या लेने देते हैं भैया, माइग्रेंट इन्फ्लक्स बांग्लादेश में आएँगे, बांग्लादेश हमारे तरफ बॉर्डर खोलने लग जाएगा, तो वो एक सीरियस समस्या बन जाता है। और जितना भी आपको लगता है ना एड में खर्च कर रहे हैं, माइग्रेंट उससे ज़्यादा पैसा खाते हैं और वो उनका बुरा बात है, तबाही मचने पे यही होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि नंबर प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख आप बोलिए, अरे मुँह दिखाई का बात है, लोड मत लो, वो हमारे लिए मोहल्ला है। लेकिन 5 लाख लोग 5 मिनट के अंदर आ जा रहे हैं देश में, बहुत सीरियस हो जा रहा है। तो वही समझिए कि इन्फ्लक्स जो है ना, जितना भी आप खर्च करोगे वहाँ पे एड भेजने पे, जितना भी वहाँ पे उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपको ये माइग्रेशन को संभालने के लिए। और फिर आप बोल दोगे नहीं हम बॉर्डर को पूरा एकदम सील कर देंगे, कोई आने नहीं देगा, सीधे ऊपर भेज देंगे। ये आप एक अनस्टेबल नेशन क्रिएट कर रहे हो। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि रैडिकल हेट्रेट बनने लगता है। यानी कि मान लीजिए आपके तरफ से कोई आ रहा है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम लोग के साथ हो रहा है, म्यांमार से उन्हें निकाला जा रहा है, वो बांग्लादेश आ रहा है। मान लीजिए बांग्लादेश ये करता है कि चलो इनको हम अंदर नहीं घुसाते, इनका बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, एक
कॉलोनी समझिए, कॉलोनी भी कहना गलत ही होगा, मतलब समझिए बहुत बड़ा वो आ गया है। अगर बांग्लादेश उनको नहीं डालने देता, तो ये लोग एकदम आर-पार फँस जाते कि भैया वहाँ म्यांमार का गवर्नमेंट हमें मार रहा है, वो घुसने नहीं दे रहे हैं, वो सीधे आर-पार वाले सिचुएशन में गारंटी देते हैं जितना बांग्लादेश को नुकसान हुआ इनके मतलब आने से, इन्फ्लक्स से, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए कोई भी देश कभी ऐसा नहीं करता कि सीधे ठै-ठै करके ऊपर पहुँचा दो। हाँ, नंबर बहुत ज़्यादा होता है तब वो ठै-ठै पे पहुँच जाते हैं कि सर अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो यही समझिए कि हर मामले में हर देश को भला होता है कि भैया दबाव बना रहना चाहिए, सुख शांति रहे सबका, क्योंकि डैमेज होने पे, बूम होने पे तबाही बहुत ज़्यादा। और ये बोलना बहुत आसान है कि हम बॉर्डर सिक्योर कर लेंगे, कैसे कीजिएगा इतना हज़ार से? और हर किसी को फ्यूं फ्यूं करके ऊपर भेज देना उतना आसान नहीं है जितना आप बोलते हैं। बहुत सारे सोल्जर ही हाथ खड़ा कर देंगे, बोले देखिए सर उसके पास बंदूक है, हम जान दे देंगे उसको, लेकिन ऊपर पहुंचा देंगे। आप बोले एक मतलब समझ रहे, एक बच्चा दौड़ रहा है उसको हम ऊपर भिजा दें, आधा से ज़्यादा सोल्जर हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं सर ये हम नहीं करेंगे। तो बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और स्टेबल नेशन जो होता है ना, वो उसमें रैडिकल हेट्रेड का चांसेस कम होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट में बहुत सारे देश, छोटे-छोटे नेशन जो है लड़ मर रहे हैं। 1000 साल से, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, 1000 ईयर वॉर चल रहा है उनका में, क्योंकि वो रेडिकलाइज हो गए हैं। हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, वो खत्म होगा ही नहीं। और उसका स्प्रेड आउट इवेंट हर जगह होता है। जैसे बोल रहे हैं ना कि भैया तुम्हारा तुम इस मतलब एक शिपिंग कंटेनर पे क्यों घुमा जिसमें इंडियंस है बैठे हुए हैं? बोले नहीं ये इजराइल को हेल्प कर रहा है। ले भैया हमारे क्यों मारे जा रहे हैं इसके चक्कर में? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। रैडिकल हेट का कोई लॉजिक नहीं होता है। कोई इधर से उधर चल गया, बोले भैया हम अमेरिका को फोड़ेंगे, कोई इधर से उधर चल गया, चलो हम दिल्ली में मुंबई फोड़ेंगे। ये रैडिकल हेट हर किसी को ले डुबाता है। और सबसे खतरनाक बात होता है, खासतौर पे जो आपके अगल-बगल है, तुरंत जैसे यूएसए के लिए होगा मेक्सिको और कनाडा, इंडिया के लिए होगा श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान, ये सब जो हो गए, ये सब डेट ट्रैप में अगर फँस गए, तो आप चले जाएँगे। मतलब इससे ऐसा कैसे होता है? अब ये समझिए डेट ट्रैप जब भी होता है, जैसे श्रीलंका के गवर्नमेंट ने देश को डुबा डाला, इंडिया उसे हेल्प नहीं करता, तो कौन हेल्प करता है? चाइना आके बोलता है, "एक काम करो सर, हम आपको बचा लेंगे।" बोले, "सर बचा तो लीजिएगा आप, ठीक है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन उसके बदले में क्या?" "हम कुछ नहीं, बस तुम्हारा सारा नेवल बेस उठा लेंगे।" वो नेवल बेस में अपना इंस्टीट्यूट डाले, तुरंत इंडिया। अब जितना भी आप सोचे ना कि पैसा बचा लेते हैं हम इसको ना देके, उससे 3 गुना ज़्यादा आपका खर्चा होगा कि वहाँ डबल सिक्योरिटी करो और आपका नुकसान भी होगा क्योंकि चाइना का एक बेस बगल में आ गया। समझ रहे हैं? ये हर बार होता है। ये डेथ ट्रैप बनाना बहुत मतलब अगर कोई आप पे हड़प्पा मारना चाहता है ना, कभी भी सीधे नहीं मारना चाहेगा, वो अच्छा आइडिया नहीं होता है। लंबे रास्ते से आएगा कि भैया नेपाल को थोड़ा डामाडोल करो, इंडिया इग्नोर करेगा, हम उस पे डब्बा मार लेंगे और हड़प्पा कर देंगे इंडिया पे। आप मुँह के मुँह देखते रह जाएँगे कि आप 10 लाख रुपया बचाने के चक्कर में 10 करोड़ का चूना लगा देंगे। तो इसीलिए हर देश करता है कि इसीलिए हर कोई यूक्रेन के मतलब रेफ्यूजीज़ को ऊपर नहीं छोड़ दे रहा है, सीरिया के लिए रेफ्यूजीज़ का वो नहीं कर रहा, रोहिंग्या मुस्लिम के साथ वही नहीं कर रहा, कारण वही है। सो बोलना बहुत आसान है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लॉजिकल नहीं है। और हमारे पास इतिहास गवाह है कि वो कभी काम नहीं करता है। इसीलिए हर देश विलिंगली, नोइंगली, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि नहीं सर हम लोग हर लोग थोड़ा-थोड़ा फंड डालेंगे, देश जब तक स्थिर है तभी तक सबका भला है। देश बुम हुआ, कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है? आइडिया तो अच्छा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पैसा जो है दोनों हर कोई मतलब यूएस-वूएस को छोड़ के एक 1-2 यूरोपियन देश को, और यूरोप का तो बहुत बुरा हिस्ट्री है अगर आप उसका वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का देखिएगा और वर्ल्ड वॉर 1 का देखिएगा, तो पैसा देना और लेना ऑलमोस्ट है। इंडिया भी बहुत पैसा लिया है और बहुत पैसा दिया है, दोनों होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचुरल है, नॉर्मल है, होना चाहिए, मिल-बाँट के खाना है। ठीक है? अब यह बात है जो पेमेंट आप कर रहे हैं, वो बहुत आराम से ट्रैक हो जाता है क्योंकि वो आपका टैक्स के थ्रू जा रहा है या मनी प्रिंटिंग के थ्रू जा रहा है। ये रास्ता थोड़ा खतरनाक है लेकिन कई बार गवर्नमेंट करती है कि अगर उसका ऑब्लिगेशन है वो नहीं पूरा कर पा रही है तो चुपचाप से इसको फ़ोन किया जाएगा आरबीआई, भाई थोड़ा-सा पैसा छाप दो भाई। वो पैसा छाप के शांति से पैसा छाप के धड़-धड़ा के उधर भेज देंगे। हमारे कहने को तो मार्केट में है लेकिन रुपये का वैल्यू थोड़ा-सा घट जाएगा। और हर देश पैसा करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर देश करता है। तो पैसा हम लोग जो दे रहे हैं वो हमें पता चल रहा है। अब पैसा जो आ रहा है वो बहुत उसमें तांडव है, बहुत तांडव है। उस हिसाब से तो पाकिस्तानी लोग तो बड़े परेशान है कि भैया इतना हम लोग में इससे ले रहे हैं लोन पे लोन, लोन पे लोन, 21 लोन पे 22 लोन उठाए जा रहे हैं। महाराज पैसा आ कहाँ रहा है? जाने का तो सबको दिख जा रहा है, आ कहाँ रहा है? यही सबसे बड़ा तांडव है। और सबसे बुरा ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ मनी डाला गया है, अगर आप अफ्रीका में जितनी भी डोनेशन गए हैं 1990 से, यानी कि मेरे एज के आसपास है, यानी कि 30 इयर्स के आसपास का देखिएगा, एक्चुअली 35 के आसपास हो गया है, वो देखिएगा उसमें आपको लगे इतना पैसा लिया है कि अगर उतना पैसा को एक देश को दे दो वो रिचेस्ट कंट्री बन जाएगी। जैसे कि आप इथोपिया को दे रहे हो, भाई उसकी आबादी उतनी बड़ी नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है।
सब लोग बम बम हो जाएंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं? और उसके बाद आप ये समझिए पैसा खो जा रहा है, किसी को नहीं पता है सर पैसा कहाँ गया। सर $2 बिलियन तो ट्रांजेक्शन फीस में खत्म हो गया। $2 बिलियन ट्रांजेक्शन फीस में लॉल हो गया है। लॉल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये पैसा बहुत ज़्यादा रिकरिंग कॉस्ट बना दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान का ही देख लीजिए, श्रीलंका का ही देख लीजिए, माइनिंग कंट्रीज़ के बारे में क्या ही बात करें। तो ये सब जगह का वही हालत हो रहा है कि पैसा, लोगों का आइडिया अच्छा है, इतिहास बताता है कि वो अच्छा चीज़ है, उसको करने से आप ही का फ़ायदा है, इन्वेस्टमेंट जैसा है, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। भैया हमारा बिल आ जा रहा है लेकिन प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा है। किसी कोई देश स्थिर नहीं हो रहा है, किसी का भी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रहा। बोल रहे पाकिस्तान को भाई 21 बार दिया गया है लोन, एक बार दो बार तो इंडिया भी दिल लिया है, लेकिन संभाल लिया अपने आप को। भाई ये क्या है? और पाकिस्तान हो जाए माइनिंग कंट्रीज में कि भैया वो बहुत तबाही मचता है, नहीं सुधर रहे। और तो वही समझिए, और ये रिकरिंग कॉस्ट बन जाता है, ये सबसे खतरनाक बात है। और वही डोनाल्ड ट्रंप का मेन पॉइंट वही था कि भैया अगर हम हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर डाल रहे हैं, भैया इसका क्या मतलब है? हम थोड़ी ठेका लिए, वो थोड़े हमारे इस पे डाल रहे हैं। मतलब थोड़ा सेंस बनता है, लेकिन आपका बिलियंस ऑफ डॉलर अगर आप डाल दे रहे हो, सर उतने में देश आपका कहां से कहां पहुंचे। $1 बिलियन आप कह रहे हो कि एड्स मेडिकेशन में जा रहा है, सर $1 बिलियन में इंडिया आपको फैक्ट्री बना के दे देगा, तो भी पैसा बचे रहेगा। और तो भी इतना ज़्यादा हम लोग उतने $1 बिलियन इतना बड़ा होता है ना कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल को बोलिए देखो एड्स मेडिकेशन हमको फ्लड करना है मार्केट में, वो चाइना को हटा देगा मार्केट से। $1 बिलियन इतना होता है, और उतना आप सालाना दे रहे हो तो भी एड्स मेडिकेशन का प्रॉब्लम क्यों है? तो बात वही समझिएगी, आइडिया अच्छा है लेकिन करंट हिस्ट्री जो है 1990 से, सर पैसा निकल जरूर जा रहा है, दर्द सबको हो जा रहा है, इन्फ्लेशन सबका बढ़ जा रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया है? ये प्रॉब्लम आप सबको दिख रहा है। और इसीलिए ट्रंप जो बात खड़ा की वो बात सही है कि भैया हम इतना पैसा दिन रात सुबह शाम डालते रहेंगे, कैसे काम चलेगा? मतलब आप छेद कर दे रहे हो सबके बैंक अकाउंट में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो यहां पे आता है सबसे कड़वा सच, जिसे हम लोग कहते हैं करप्शन। और मैं ये समझ जाता हूँ कि काफ़ी लोग जिनको समझ नहीं है, उनको लगता है कि चीज़ नहीं है। जैसे ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका गरीब नहीं है, अफ्रीका एक्चुअली यूरोप से भी अमीर है। जैसे कि आप देखिए पेट्रोलियम, इतना पेट्रोलियम है कि अरब नेशंस बोलेंगे भैया ये लोग सही में यूज़ करने लगे बुद्धि से, तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। गोल्ड बात ही नहीं करना है, यूरेनियम बात ही नहीं करना है, आपका पेट्रोलियम आधा से ज़्यादा के पास पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, आयरन ओर है, वहीं काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है। डायमंड के बारे में क्या ही बात करें, पूरी पिक्चर बनी पड़ी हुई है। और रेयर अर्थ मिनरल्स का तो लिस्ट ही इन्हीं के पास है। तो सब चीज़ है इनके पास, तो क्यों नहीं हो रहा है? फिर अब ये दूसरी बात आती है, जिन लोगों के पास बुद्धि कम है, कि लोग को वो बुरा समझते हैं कि लोग हैं तो प्रॉब्लम है। नहीं, लोग सबसे बड़ा टूल होते हैं। ये पत्थर है, यूरोप में भी यही पत्थर है, तो यूरोप आगे कैसे बढ़ गया? यूरोप के लोग ये इस्तेमाल किए। तो अफ्रीका में क्या हुआ? अफ्रीका में लोग लड़ मरे। ये इसे ही बोल रहे हैं कि ये ब्लेम करना बहुत आसान होता है कि वो बाहर वाले एक्सप्लॉइट कर लिए। सर वो 75 साल पहले आपको आज़ादी दे के चले गए। 75 साल पहले इंडिया में जैसे आज़ादी मिला है, पाकिस्तान में भी वैसे मिला, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में इतना अंतर कैसे आ गया? बात वही है कि पाकिस्तान में करप्शन हमारे ज़्यादा, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अफ्रीका में कोई करप्शन नहीं है, अफ्रीका में भी बहुत करप्शन है। बस हम बोल रहे हैं कि जब आप ढंग से पढ़ाई कीजिएगा कि पाकिस्तान का क्या हुआ, साउथ अफ्रीका का क्या हुआ, आपको लगेगा भैया इंडिया में तो करप्शन है ही नहीं, इतना बुरा इनका करप्शन है। और वही समझिए कि हर जगह में कुछ ना कुछ रिसोर्स होता है, किसी को रेयर अर्थ मिनरल मिलता है, किसी को थोरियम मिलता है, किसी को यूरेनियम मिलता है, किसी को कुछ ना कुछ सबको मिलता ही है। और अगर लोग हैं तो वही सबसे बड़ा रिसोर्स है। पूरा चाइना के पास कुछ खास नहीं है, सिर्फ लोग हैं। इसीलिए वो पॉपुलेशन को बढ़ाने में इतना जोर से लगे हुए, 1 चाइल्ड पॉलिसी से 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी है। कारण वही समझिए कि लोग सबसे बड़ा टूल होते हैं। पत्थर को यूजफुल चीज में बनाने की काबिलियत लोग के पास होती है। और वही समझिए करप्शन जो है बोथ एंड में होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में जो पैसा ले रहे हैं वही करप्ट है, ऐसा नहीं है। अमेरिका वाले भी करप्ट हैं। अमेरिका में जो बिजनेस वाले, ये जो ट्रंप अभी मिसाइल मार रहा है, वो बात वही है कि सर ये कॉन्डम्स के लिए आप क्यों पैसा उठा रहे हो, वो भी गाजा के लिए? सर ये कौन सा तांडव हो रहा है? वही समझिए करप्शन दोनों तरफ है, और वो इतना हौच-पौच है कि कोई खोज ही नहीं पाए कि सर कहाँ जा रहा है पैसा? खो जा रहा है। सर बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांज़ैक्शन फीस में कैसे जा सकता है? वैसे नहीं हो सकता, लेकिन हो जा रहा है। तो वही समझिए करप्शन दोनों तरफ से सड़ आ रहा है। मतलब अमेरिका को भी दिक्कत हो रहा है कि उनका इन्फ्लेशन भाग रहा है, ये इनका भी हो रहा है कि पेपर पे तो इनको बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत दवाई मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, लेकिन इनका देश कभी तरक्की ही नहीं कर रहा है। बोले ना $1 बिलियन में इंडिया को दे देते, भैया पूरा दुनिया में हम लोग एड्स का मेडिकेशन फ्री में बँटवा देते। टेंशन मत लो सर, टेक इट एंड गो कर देते। तो वही समझिए, और ये नेवर एंडिंग पॉवर्टी ट्रैप बन जाता है कि ना तो ये अमीर हो पा रहे हैं और धीरे-धीरे अमेरिकन्स गरीब हो जा रहे हैं, और जो ऊपर वाले हैं, जो मतलब करप्शन में एक्चुअली दबा के खा रहे हैं, वो बस वो मोटाते जा रहे हैं, बाकी सब भूखे मर रहे हैं।
तो ये बहुत सीरियस बात है। इसी बात के लिए इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि सबका मतलब सब एक ही प्लैनेट में, इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, अगर पैसा आप डाल रहे हो, पैसा को तुरंत नहीं देख रहे हो कि सर कहाँ गया पैसा, तो करप्शन आपको ले डुबाएगा और करप्शन दोनों को नुकसान पहुँचाता है। जिसको आप दे रहे हो, जिससे दे रहे हो, दोनों को नुकसान हो जाता है। अब वही समझिए, सिर्फ़ कुछ लोग ऊपर में अमीर होते हैं और बाकी नीचे सब सफ़र करने लगते हैं, या इन्फ्लेशन से या डेट में। जैसे कि श्रीलंका ऐसा नहीं था कि भिखारी था, वो मिसमैनेजमेंट के ऊपर मिसमैनेजमेंट के ऊपर मिसमैनेजमेंट के ऊपर मिसमैनेजमेंट, देश डूब गया। वही बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान को फार्मिंग करना नहीं आता, कि उनको अनाज चाहिए बाहर से। मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट ले डुबाया। और ये पूरा अफ्रीका कहानी है मिसमैनेजमेंट का। मतलब अफ्रीका में कोल्स हैं, लेकिन कोल की तस्करी हो रही है, कोयला का तस्करी हो रहा है ब्लैक मार्केट में। देश भूखे मरने पे आ गया है, लेकिन कोयला की तस्करी की जा रही है। तो समझ लीजिए, साउथ अफ्रीका का बिजली का ग्रिड का हालत इतना खराब हो गया कि इंडिया में उससे बेटर बिजली है। और वो भी मैं गुजरात से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। इंडिया का सबसे बुरा स्टेट मान लीजिए यूपी, एमपी, बिहार, जहाँ से का बहुत खराब अप टाइम है, वहाँ भी आपको इतना बिजली मिलता है कि साउथ अफ्रीका बोले भैया आपके यहाँ तो कभी बिजली भागता ही नहीं है। और ये सब सिर्फ कुछ साल के अंदर हुआ है। उन्हें पता था, लेकिन करप्शन कभी इतना बढ़ गया था, इतना सड़ गया था, सुधार ही नहीं पाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सबको नुकसान करता है, तबाही मचाता है। और फिर वहाँ से क्या होता है, लोग भागना शुरू करते हैं, जैसे इलॉन मस्क भागा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तांडव सीरियस है, पैसा सब लोग डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ करप्शन में खत्म हो जा रहा है। तो करप्शन तो हमने बता दिया, सोल्यूशन है। हाँ, थैंकफुली इसका थोड़ा-सा आसान सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिना टेक्नोलॉजी के वो पुराना रास्ता से चलेंगे कि गवर्नमेंट बड़ा-सा पैसा उठाएगा ट्रेज़री से, वो पैसा जाएगा दूसरे गवर्नमेंट के, फिर उसके बाद वो मिडलमैन, फिर उस मिडलमैन के मिडलमैन, फिर उसके मिडलमैन के मिडलमैन, फिर जाके लोग को ₹10 मिलेगा। नहीं, वो आपको बायपास करना है। डायरेक्ट फंड ट्रांसफर आपको अचीव करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आपके देश की करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तुरंत कस्टमर के पास पहुँचना है। यानी कि यहाँ पे 5 लाख लोग अफेक्टेड हुए हैं, हम इनके लिए इतना फंडिंग दे रहे हैं। सब डिवाइड कीजिए बाय 5 लाख, कितना हो रहा है, उनका पैसा डायरेक्ट उनको दीजिए। और अगर आप नहीं भी दे रहे हैं कि ठीक है सर, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो साफ़ करने के लिए पैसा माँग रहे हैं, डायरेक्ट सर आपको कितना चाहिए? आपको तेल इतना चाहिए? ये आपका तेल का डायरेक्ट फंड हम दे रहे हैं। बीच में मिडल मैन आप उखाड़ के फेंकिए। मिडल मैन रहेंगे, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। मिडल मैन निकालिए। तो थैंकफुली टेक्नोलॉजी आ गई, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट फंड ट्रांसफर। यहाँ पे आप 2 रास्ता है, एक रास्ता है मोबाइल से करें। ये अफ्रीका में थैंकफुली ये अब गाड़ी खुलने लगा है कि वहाँ मोबाइल से सारा ट्रांजेक्शन होता है। और या इंडिया को उससे भी बेटर यूपीआई। अब बोलेंगे यूपीआई बेटर क्यों बोल रहा हूँ? यूपीआई इसलिए कि उसमें चार्जेस नहीं होता है। वो मतलब देश टैक्स काट रहा है, लेकिन यूपीआई दे रहा है। और यूपीआई थोड़ा फैल भी रहा है। इंडिया थोड़ा मेहनत कर रहा है कि नेपाल में भी यूपीआई होने लगे, भूटान में भी हो जाए, और आपका मलेशिया में हो जाए, सिंगापुर में हो जाए, ओमान में हो जाए, यूएई में हो जाए, और फ्रांस और यूके में भी हो जाए। तो जितना इंडिया को अगर अपना रुतबा बढ़ाना है, तो ये सारे देशों में सर यूपीआई करो। आपको जब भी तकलीफ होगा, डायरेक्ट हम आएंगे, और उससे लोग को डायरेक्ट पता चलेगा ठीक है सर, इंडिया ने मुझे हेल्प किया। समझिए, ये नहीं कि ओ इसने देश का, ना ना ना, मुझे पर्सन टू पर्सन आपको जाना है। क्योंकि हर किसी को चुप जरूर रहा है कि सर मेरा खाना महंगा हो रहा है, सर पनीर रोल अब 150 रुपये के होने का आ गया है, वो सबको दिख जा रहा है। लेकिन अगर वहां पे कोई नहीं बोल सकता मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मैं तो अभी भी भूखा हूँ, भूकंप आया हम भूखे मर गए, तो फायदा क्या हुआ? तो वही डायरेक्ट ट्रांसफर ये प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करता है। खत्म नहीं करता है, लेकिन काफी हद तक सॉल्व करता है कि सर आपको पैसा तेल के लिए नहीं दिया जा रहा है, आप तेल खरीदिए, उसका फंडिंग हम डायरेक्ट कर रहे हैं। बीच में आपको धांधली करने ही नहीं देना है। दाशल से नो टू धांधली, धांधली आपको नहीं करना है। दूसरा, प्रायोरिटाइज आपको करना है नॉन मॉनिटरी एड फर्स्ट, यानी कि पैसा देना ही नहीं आपका। आपका मुंह में एकदम आखिरी स्टेप होना चाहिए कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे, पैसा होना ही नहीं चाहिए, निकलना ही नहीं है आपका मुंह से। जैसे कि सबसे बेस्ट इंडिया क्या रिसोर्स दे सकता है दुनिया को, जैसे ये टर्की में हुआ, तबाही मची। टर्की को क्या चाहिए था? रिसोर्सेस, कॉम्पिटेंट लोग जो संभाल सके। इंडिया के पास क्या है? कॉम्पिटेंट लोग जो संभाल सके, भेज दिए और आराम से वो लोग संभाल दिया। क्योंकि बोले हर सोल्जर्स आपको यही बताएंगे घूम फिर के, ट्रेनिंग है तो बम बम हो, ट्रेनिंग नहीं है भगवान भरोसे हो। ट्रेनिंग एक, आप कितना भी अच्छा ट्रेनिंग कर लो, रियल लाइफ से कितना कुछ नहीं होता। कहाँ रियल लाइफ ट्रेनिंग में? वहाँ तबाही मचाए, जाओ संभालो, देखो, ट्रेनिंग लो, कैसे मैनेज करते हो, कैसे ट्रांसपोर्ट करना, हर चीज़। हर प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम रियल है। हर किसी का जो तुम हेल्प कर रहे हो वो मॉकअप नहीं है, एक्चुअली किसी बंदे को तुम स्लाइन चढ़ा रहे हो। एक्चुअली वो जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, लैंग्वेज बैरियर को सॉल्व करना पड़ रहा है, वो सब एक्चुअली किया। अब वहाँ पे अब टर्किश लोग बोलते हैं भैया इंडियंस हो जाए, क्योंकि इंडियन फ्लैग पहने हुए, इसीलिए डायरेक्ट फेस टू फेस ये सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि देश का भी फायदा हो रहा है कि सर आप इतना एसेट खर्च कर रहे हो कि हम डिजास्टर रिलीफ लिए रखें। डिजास्टर रिलीफ
टेस्ट कहाँ करोगे? डिज़ास्टर ला के तो टेस्टिंग नहीं करोगे, और डमी टेस्टिंग ही होता है। रियल लाइफ में पूरी दुनिया में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। भेजिए, ट्रेनिंग लीजिए, भेजिए, अलग बैच को भेजिए, अलग ट्रेनिंग लीजिए, धड़-धड़ा के ट्रेनिंग लीजिए, रिफाइन कीजिए। आपका भी भला होगा, आपके पास एक बेटर रेडी टू यूज़ टूल आ जाएगा, सबका भला होगा, और इससे डायरेक्ट फ्रेंडशिप बढ़ती है कि लोग कहेंगे कि नहीं यार, इंडियन लोग आए थे, संभाल लिए। लोकली बढ़िया। दूसरा, फूड एंड कंज्यूमेबल, बस उसमें थोड़ा ध्यान लगाना होगा कि वो सोल्ड इन ओपन मार्केट ना हो सके, ताकि ब्लैक मार्केट आप संभाल सकें। जैसे कि ये कई बार होता है कि आप देखेंगे कि मैगी वूगी अगर इमरजेंसी के लिए बनवाया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि एमआरपी लिखा ही नहीं रहता, मतलब उसका कोड अलग लिखते हैं कि स्कैन करके आप तुरंत पकड़ सकते हो कि सर ये धांधली माल है, या आर्मी के लिए बनाया जा रहा है, आप इधर क्यों रिलीज़ कर रहे हो। तो वो सब थोड़ा आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें करप्शन जो है थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे भेज दिए ना कि ठीक है सर ये सिरिंजेस हैं, पता चला वो सिरिंज का ब्लैक मार्केट बन गया है, वो आप कभी नहीं चाहेंगे। ये थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए बोला सोल्जर बेस्ट है, क्योंकि सोल्जर में धांधली नहीं है और आपको एक्चुअली कुछ बेनिफिशियल मिल रहा है। ट्रेनिंग, आपको लगता है ट्रेनिंग का उतना वैल्यू नहीं है, पूछिए आर्मी से कितना खर्च होता है ट्रेनिंग में। वो सीधा बोलेंगे भाई फ्री है वो। तो आपको ट्रेनिंग मिल जा रहा है। सेकंड है कि आप फूड एंड कंज्यूमेबल्स का जुगाड़ कीजिए, क्योंकि उसको ब्लैक मार्केट में सेल करना उतना पॉसिबल नहीं है। ये सब सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले लोगों को भेजिए, सेकंड में कंज्यूमेबल्स का जुगाड़ कीजिए, थर्ड में होना चाहिए पैसा का, और उसमें भी आपको मेहनत करना है। डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कीजिए या यूपीआई कीजिए, और अपना अगल बगल वाले देशों में श्रीलंका में बात करना पड़ेगा, भैया आप यूपीआई में काहे नहीं आए हो, बाकी लोग तो आ रहे हैं, आप आओ। तो ताकि ये रहे कि सर हम आपको हेल्प कर रहे हैं, तो एक्चुअली लोगों का हेल्प हो रहा है, ताकि वो लोग हमारी तरफ थोड़ा ज़्यादा रहे। तब वहाँ पे ये होगा कि चाइना बोल रहा है कि अरे सर ये काम करो, ये देश हमें दे दो। लोग बोलें कि ना जी ना सर, वो देख रहे हो हमें पैसा दे रहा है, आप तो हुलू-लुलू कर रहे हो, तो हमारा ज़मीन खा जा रहे हो, वो तो हमें एक्चुअली पैसा दे रहा है। ये हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं। आपको लगता है कि श्रीलंका को पैसा देना पैसा वेस्ट है? बगल में, हमारे बगल में वो चाइनीज़ नेवल पोर्ट बनाने पे आ गए थे, इतना बगल में। तो सॉल्यूशन है, थैंकफुली सॉल्यूशन है। तो ये रास्ते से हम लोग थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली, आपका भी थोड़ा भला हो, थोड़ा हमारा भी भला हो, सबका मिल बाँट के आगे बढ़ें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फॉरेन एड का क्या हुआ है, जो अभी इतना न्यूज़ में आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा मेरा इंग्लिश चैनल भी देख लीजिए, मैंने नीचे लिंक दे दिया है उसका, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।